Hello everyone, welcome back to my channel that is Biology Achievers. My name is सिम्मी सिंह. So आज से हम न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसको पढ़ेंगे. उसके सारे टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे. अभी तक हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर लिया है. आई होप कि वो दोनों चैप्टर जो हैं बहुत हेल्पफुल रहे होंगे एंड सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं इंडिविजुअली मैंने दोनों चैप्टर के कवर किए हैं. अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वाले वीडियोस भी देखें, बिकॉज़ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. और उसमें हमने PYQs फर्स्ट चैप्टर के जो हैं वो भी किए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है एग्ज़ाम में और क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. सेकंड चैप्टर के PYQs अभी नहीं हुए हैं, वो हम किसी भी दिन अभी अपकमिंग डेज़ में करेंगे. बट आज जो है हम पढ़ेंगे सेल के बारे में. जब हम ये पढ़ते हैं कि सेल 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 एक्चुअल में क्या होता है, तो इतना तो हमें ये समझ में तो आता है कि सेल जो है हम उसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. सेल जो है कि सेल से मिलकर बनी हुई होती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी, और वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म कर रही होती है. सेल सही बात है, यही उसकी डेफिनेशन होती है और यही हमारी अंडरस्टैंडिंग भी कहती है कि ये चीज़ें इसी तरीके से एक वे में चल रही होती हैं. लेकिन एक हम अपनी डेली लाइफ जो है उसके बेसिस पे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो मैं इसको बताती हूँ और उससे कोरिलेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई ह्यूमन बीइंग जो है अपना घर बनवाता है तो उसमें जो सबसे छोटी से छोटी चीज़ जो होती है एक ईंट, एक ब्रिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. साथ ही साथ उसके साथ जो अदर मटेरियल यूज़ होता है एक बिल्डिंग को प्रिपेयर करने में, एक घर को बनाने में, तो सारी चीज़ों का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है. लेकिन जो ब्रिक है वो वहाँ पर एक सेल की तरह काम कर रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब बहुत सारी ब्रिक्स जो हैं उनको एक साथ अरेंज किया जाता है तो उससे हम वॉल जो है दीवार बनाते हैं. और जब दीवार बन जाती है तो उससे क्या होता है कि एक रूम बन गया, डाइनिंग रूम बन गया, लिविंग एरिया बन गया, किचन बन गया, वॉशरूम बन गया, बाथरूम बन गया. इस तरीके से डिफरेंट रूम्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं और इन सारे डिफरेंट रूम्स को पूरा का पूरा बनाकर हम कहते हैं कि हमारा घर बन गया. उसी तरीके से सेल भी जो है वो एक ब्रिक की तरह रोल प्ले कर रही होती है. जब एक सेल जो है एक सेल है, ठीक है, अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें तो सिर्फ एक सेल ही जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होगी, उसके जो इसेंशियल फंक्शंस हैं बॉडी के. लेकिन जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें क्या होता है कि जब बहुत सारी सेल्स जो हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारी ब्रिक्स जो हैं मिलती हैं तो एक वॉल बनाती हैं और वॉल से फिर रूम और इस तरीके से बनाते हैं. तो जब बहुत सारी सेल्स जब मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं टिश्यू, ठीक है. और टिश्यू जो है उससे उनसे मिलकर बना होता है ऑर्गन, ठीक है. अब जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. और ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये क्या है, ये पूरा का पूरा किसको बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं. ठीक उसी तरीके से कि एक ब्रिक जो है उससे वॉल क्रिएट होती है, वॉल से एक बेडरूम बनता है, बेडरूम के बाद एक लिविंग रूम बोल दो, या और क्या कहते हैं, लॉबी, किचन, वॉशरूम, बाथरूम. इस तरीके से. और फिर जब ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती हैं तो हम बोलते हैं कि एक घर जो है वो
बन गया है। सो उसी तरीके से जब एक सेल जो है उसके साथ बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो वो टिश्यू बनाती है, और जब बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं पूरा, और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाते हैं सारे तो उसके बाद एक होल ऑर्गेनिज्म जो है उसका क्रिएशन हो जाता है। सो एक सेल जो है वो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ये इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। सो डेफिनेशन अगर हम बात करें सेल की तो यही सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करती है, और फंडामेंटल मीन्स बेसिक यूनिट होती है, बेसिक नेसेसिटी होती है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके लिए, कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए सेल जो है वो होनी चाहिए। सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं लाइफ का। उसी तरीके से जैसे कि एक घर को बनाने में ईंट का जितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए सेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक भी है लाइफ का। अब सेल की स्टडी जो है वो लाइव सेल मीन्स जो जिंदा सेल है उसकी स्टडी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार देखा था, डिस्कवर किया था एक लाइव सेल जो है उसके बारे में। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आते हैं रॉबर्ट ब्राउन करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस जो है उसको डिस्कवर किया था। जिस तरीके से घर में एक किचन का इम्पोर्टेंट प्लेस होता है, बिकॉज उसी से सारे जो घर के इंसान हैं वो ज़िंदा रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि किचन में पूरा खाना पकता है, खाना बनाया जाता है, डिफरेंट डिशेस बनाई जाती है। उसी तरीके से सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर होके रखता है। सो रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने न्यूक्लियस जो है उसकी डिस्कवरी की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अमीबा है, ये यूनिसेल्युलर होता है। पैरामीशियम हो गया, या फिर ईस्ट हो गया, या बैक्टीरिया हो गया। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म उनमें क्या है कि एक सिंगल सेल जो है वो सारे के सारे एसेंशियल फंक्शन जो हैं लाइफ के उनको परफॉर्म करता है। बिकॉज जब पूरा एक ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का बना है तो एक सिंगल सेल ही उन सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें डिफरेंट सेल होती हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल्स होती हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनको परफॉर्म करती हैं, और डिवीज़न ऑफ लेबर की जो पावर होती है वो उनके पास होती है। सो डिवाइड भी करती रहती हैं और सारे के सारे जो डिफरेंट सेल का डिफरेंट काम है उसको परफॉर्म करती हैं। सो ये था कुछ बेसिक चीज़ें सेल के बारे में। आई होप कि सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आता है एक न्यू टॉपिक जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। सो सेल थ्योरी में जो है वो उसमें दो साइंटिस्ट जो है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, शील्डन एंड स्वान करके इनके नाम हैं। तो सबसे पहले तो हम ये थोड़ा सा ये जो पूरा सेल थ्योरी है इसको पढ़ने से पहले थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं कि जो शील्डन नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया था कि 1838 मीन्स 1838 में एग्जामाइन किया बहुत सारे प्लांट सेल्स जो हैं उनको, और ऑब्जर्व किया, एक ऑब्जर्वेशन देखी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल से बने हुए हैं जो कि टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और टिश्यू ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है। सो शील्डन जो थे उन्होंने सबसे पहले
प्लांट सेल के बारे में स्टडी की, एक ऑब्जर्वेशन देखा डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में। उसके साथ ही साथ दूसरे साइंटिस्ट जो थे जिनको हम श्वान के नाम से जानते हैं, ये एक जूलॉजिस्ट थे, जबकि शील्डन जो है वो एक बोटैनिस्ट थे। सो उन्होंने बोटैनिस्ट होने के नाते प्लांट सेल में स्टडी की, ऑब्जर्वेशन देखी। और जो स्वान है वो एक जूलॉजिस्ट थे, तो उस नाते उन्होंने एक एनिमल सेल के ऊपर स्टडी की। और ये बात थी 1839 की, मीन्स जो शील्डन थे उन्होंने 1838 में देखा। उसके बाद स्वान जो है उन्होंने 1839 में देखा, स्टडी की डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल्स की, और ये रिपोर्ट किया कि जो एनिमल सेल है उसमें एक थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम आज के टाइम में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन दोनों की स्टडीज़ जो है उसके बाद देखा कि जो प्लांट सेल है वो उसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं, सेल वॉल जो है वो उनका यूनिक फीचर है। मीन्स कि जो स्वान थे उन्होंने बता दिया एनिमल सेल की स्टडी करके कि इसमें एक बहुत ही थिन आउटर लेयर होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। लेकिन प्लांट सेल जो है उसकी स्टडी की गई तो वहाँ पे देखा कि इसमें एक सेल वॉल जो है वो एडिशनल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि एनिमल के केस में नहीं प्रेजेंट होती, और इसको उन्होंने बोला कि ये प्लांट का सेल वॉल का प्रेजेंट होना प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। इन दोनों ने अपनी अपनी स्टडी के बेसिस पे ये प्रपोज किया कि जो स्वान थे उस चीज़ को देखकर स्वान जो है उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रोड्यूस की कि दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सो जब दोनों ने अपनी अपनी डिफरेंट उसमें स्टडी की तो उसके बाद स्वान जो है उन्होंने इन दोनों स्टडीज़ के बेसिस पे एक हाइपोथेसिस प्रपोज की कि जो बॉडी है, एनिमल की बॉडी हो या प्लांट हो, तो ये क्या है, ये सेल, डिफरेंट टाइप की सेल और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे मिलकर बनी हुई होती है। और इसी बेसिस पे फिर शील्डन एंड स्वान जो है उन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी जो है उसको प्रपोज किया, उसका फॉर्मुलेशन किया। लेकिन ये जो सेल थ्योरी थी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि जो न्यू सेल्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं। सो 1838 में शील्डन एंड स्वान जो हैं उन्होंने सेल थ्योरी तो प्रपोज की विच वॉज लेटर मॉडिफाइड रुडोल्फ विर्चो। अब ये क्यों मॉडिफाई हुई, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये एक्सप्लेन नहीं करती कि न्यू सेल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं। सो इसकी मॉडिफिकेशन के इसी पॉइंट को मॉडिफाई करने के लिए रुडोल्फ विर्चो जो हैं उन्होंने 1885 में फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि सेल्स एंड न्यू सेल्स मीन्स जो सेल हैं और उस जो न्यू सेल्स बन रही हैं वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होती हैं उससे फॉर्म होती हैं, जिसको हम सेल्यूला ए सेल्यूला के नाम से जानते हैं। ये चीज़ बताई रुडोल्फ विर्चो ने। सेल थ्योरी इज़ अंडरस्टूड टुडे एज, आज के टाइम में हम सेल थ्योरी को कैसे जानते हैं, अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ विर्चो जिसने मॉडिफाई किया। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। आज के टाइम में जो सेल थ्योरी है उसको हम इस तरीके से जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल और सेल के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे मिलकर बना हुआ है, और जितनी भी सेल्स हैं ऑल सेल्स राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो एग्जिस्ट कर रही है सेल उसी से न्यू सेल्स जो है वो राइज होती हैं। इस तरीके से आज के टाइम में हम सेल थ्योरी जो है उसको जानते हैं। सो ये था सेल थ्योरी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्या है
कि सेल थ्योरी जो है वो प्रपोज किसने की थी, शील्डन एंड स्वान ने। उसमें मॉडिफिकेशन किसने किया, विर्चो, रुडोल्फ विर्चो ने। और इन्होंने ये बताया, रुडोल्फ विर्चो जो थे उन्होंने ही ये बताया कि न्यू सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से फॉर्म होती हैं, जिसको हम सेल्यूला ए सेल्यूलेट के नाम से जानते हैं। आई होप कि सेल के बारे में एंड सेल थ्योरी जो है उसके बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है कि एक हम ओवरव्यू देखते हैं सेल का। अगर यदि हम सेल के ओवरव्यू की बात करें, ठीक है, तो सेल्स में क्या होता है कि बात की जाए सेल की, अगर बात की जाए तो प्लांट सेल हो या फिर प्रोकैरियोट्स हो, तो उसमें हमने देखा कि प्लांट सेल जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि उसका एक यूनिक फीचर है। तो लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में मीन्स बैक्टीरिया जो है वो उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। सो प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पाई जाती है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। लेकिन एनिमल्स जो हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। सो ये एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला, कि एनिमल्स के केस में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल्स जो होते हैं उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर की बात की जाए तो वो होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। अब जब हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ड्रॉ करके भी समझते हैं इस चीज़ को, कि जब हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल हो या फिर बैक्टीरियल सेल हो, उसमें इस तरीके से लेयरिंग होगी। सो ये आउटर मोस्ट जो होगा इसको हम बोलेंगे सेल वॉल है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये प्लांट सेल की बात हो रही है। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करें तो उनमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद कोई भी सेल हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई सी भी सेल हो, उस सेल के अंदर में एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। सो ये चाहे कोई सी भी सेल हो, इसके अंदर में एक मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स पूरी अच्छे से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है इसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और आरएनए। सो ये एक फीचर होता है सेल का, जो कि हर एक सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट्स हो, ठीक है। अब कुछ सेल्स जैसे कि यूकैरियोट्स में, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाया जाता है, जिसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने देखा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाया जा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ केस है किसका, यूकैरियोट्स का। उसमें प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ये नहीं पाया जाता। मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जो है नहीं पाया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके बाद एक और फीचर आ जाता है एक ओवरव्यू में, कि जो प्रोकैरियोट्स हों या फिर यूकैरियोट्स हों, ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल के अंदर में सेमी मैट्रिक्स फ्लूइड पाया जाता है। मीन्स सेमी सॉलिड फॉर्म में एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो साइटोप्लाज्म जो है वो बैक्टीरिया की सेल में भी होता है, प्लांट सेल हो तब वहाँ पे भी पाया जाता है, एनिमल सेल की बात हो रही हो तो उसमें भी पाया जाता है। सो ये एक ओवरव्यू का पॉइंट हो जाता है कि सेल जो है उसमें सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो पाया जाता है। अब ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, इसी में जितनी भी सेल्यूलर
एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है इसी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मीन्स साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल्स में, उसके अलावा उसमें डिफरेंट अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया या माइक्रोबॉडीज हो गई एक्सेट्रा। बट प्रोकैरियोट्स के केस में ये सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो हैं वो नहीं पाए जाते। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो राइबोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, ठीक है, जो कि दोनों में पाए जाते हैं। ये क्या है, यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो दो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसको हम क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लांट। सो इन केस ऑफ प्लांट, एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में P फॉर प्लांट, A फॉर एनिमल। सो ये जो दो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, इन दोनों में भी ये जो है राइबोसोम जो है वो अलग से एडिशनल पाया जाता है। अपने खुद के राइबोसोम्स होते हैं इन दो सेल ऑर्गेनेलीज के पास। सेल के पास जो राइबोसोम्स है उसके अलावा, मीन्स कि राइबोसोम्स की जब बात की जाती है तो जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही कॉन्टिन्यू स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और ये भी दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी सरफेस जो है वो रफ किस वजह से होती है, राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ही होती है। तो ये वाले राइबोसोम्स तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, इसके अलावा सेल में, सेल के अंदर जब प्लांट सेल की बात हो रही है तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल ऑर्गेनेली पाया जाएगा, उसके अंदर अलग से राइबोसोम्स पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अलग से पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर था, प्रेजेंट होती है, उसी तरीके से एनिमल्स जो हैं उनमें एक अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसको हम सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि एनिमल सेल्स जो हैं उनमें सेंट्रियोल पाया जाता है, जो कि सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है वहाँ पर रोल प्ले कर रहा होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है, प्लांट सेल्स जो हैं उनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अब जब हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं तो सेल जो है उसका साइज, उसका शेप, उसकी एक्टिविटी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़र करती हैं डिफरेंट सेल के अकॉर्डिंग। अगर यदि यहाँ पर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला है। स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात की जाए तो ये होती है माइकोप्लाज्मा, जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर का। सो माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। और अगर यदि लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो उसमें क्या है, जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच बोले तो शतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो है उसका जो एग है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। सो लार्जेस्ट सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, एंड स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा।
प्लाज्मा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सो एक ओवरव्यू में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म जो है वो हर सेल के केस में पाया जा रहा है, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, यूकैरियोट्स कंसीडर, प्रोकैरियोट्स किसी में भी। अब ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं, सेल की जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी इसी में होती हैं। और इसी के अंदर यूकैरियोट्स के केस में जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, वो सारे के सारे इसी में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके पास अपने अलग से राइबोसोम्स होते हैं। प्लांट सेल जो है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में नहीं होती है। उसके बाद एनिमल्स जो है, एनिमल सेल जो है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीज़न में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद साइज, शेप, एक्टिविटीज़ में डिफर करती हैं। सो उस बेसिस पर स्मॉलेस्ट सेल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। उसके बाद क्या कहते हैं, सेल जो है वो डिफरेंट शेप होती है, मीन्स शेप जो है ये भी वेरी करती है कि कुछ सेल जो है वो डिस्क शेप की होंगी, कुछ पॉलीगोनल होंगी, कुछ कॉल्यूमनर होंगी, क्यूबॉइडल होंगी, थ्रेड लाइक होंगी। सो अपकमिंग वीडियो जो होगा उसमें हम सेल जो शेप वेरी करे उन शेप के स्ट्रक्चर्स देखेंगे और थोड़ा बहुत जानेंगे कि कौन सी सेल है और उसकी शेप क्या है। और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। आई होप कि आज का जो लेक्चर है अबाउट सेल, सेल थ्योरी एंड एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ये चीज़ समझ में आई होगी और आगे की वीडियो जो है उससे फिर धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप होती चली जाएगी। और जब यूकैरियोट्स पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके बारे में डिफरेंट इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। सो आगे और भी इंटरेस्टिंग बनता जाएगा ये चैप्टर। आई होप कि सारे की सारी जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स की जो वीडियो है वो भी अच्छे से हेल्पफुल रही होंगे फॉर नीट एग्ज़ाम जो कि 2023 में होना है मई में। एंड नाउ मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उन लोगों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनका भी भला हो, जो कि आपको दुआ देंगे और सबका नीट एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। हाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी है बिकॉज़ 5 मंथ ही बचे हैं अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।